नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंडूज क्लासेस में। देखिए साथियों, हम साइंस में अध्याय नंबर 6 चल रहे हैं, जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। और पिछले वीडियो तक हमने जो है वो संयुग्मन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। और विस्थापन अभिक्रिया में हमने सक्रियता श्रेणी जो है वो क्या होती है उसको जो है हमने अच्छे से याद किया है। सबसे बेस्ट ट्रिक थी जो कि क्या था, काशीनाथ का मंगू आलू जवा फीके पकाता है, कुछ होगा आगे। और ठीक है दोस्तों, तो यह जो है आपकी एक ट्रिक थी, उस ट्रिक से हमने पूरी सारणी को याद किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब जो है ना, आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी मंद और तीव्र अभिक्रिया। मंद और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि अपघटनीय अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जो है कोई यदि आपको डाउट आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है अपघटनीय अभिक्रिया। देखिए, पहले हम शब्द से समझते हैं अपघटनीय। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, बहुत सारे भागों में टूटना, इसका मतलब ही जो है क्या होता है, अपघटन। तो यहाँ पर अपघटन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो टूटने का मामला होगा। ठीक है, तो क्या आपको ये परिभाषा बोल रहा है, ये आपको देखना है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि अपघटनीय अभिक्रियाएं क्या होती है तो आपको क्या लिखना, देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है कि एक अभिकारक अपघटित होकर जो है वो अपघटित होकर, देखिए अपघटित होकर अर्थात लिखा मतलब अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। आप समझ होंगे कि ऐसे कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक जो होगा ना वो टूटकर अर्थात अपघटित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि ये देखिए AB है। ठीक है, अब AB जो है क्या है, यहाँ पर एक अभिकारक है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। अब ये जो है वो टूट रहा है। ठीक है, कौन से दो भागों में टूट गया, A और B। तो ये जो एक अभिकारक है वो दो भागों में टूट गया और टूट कर दो नए उत्पाद बनाए, इसे हम अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक स्टेटमेंट आता है अच्छा सा कि इसमें जो बनने वाला उत्पाद है ना उनका अणुभार अभिकारकों से कम होता है। मतलब जो उत्पाद बने हैं ना उनका अणुभार मतलब उनका वजन जो है वो अभिकारक से कम होगा। तो सिंपल सी बात है ना, एक बड़ा सा पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि पत्थर था, अब वो टूट कर दो पत्थर बन गए, तो जो दो पत्थर बने वो तो उत्पाद है और एक बड़ा सा पत्थर था वो क्या है, आपके अभिकारक है। तो अभिकारक का वजन ज़्यादा होगा या उत्पाद का, तो सिंपल से आप क्या कहोगे कि जो उत्पाद है उसका वजन ज़्यादा होगा, सॉरी जो उत्पाद है उसका वजन कम होगा, क्योंकि उत्पाद तो जो है वो दो हो गए लेकिन यहाँ पे अभिकारक एक ही था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है वो अणुभार जो है वो अभिकारक का ज़्यादा होता है और उत्पाद का कम होता है। सिंपल सी यह बात है। ठीक है, यह है आपकी अपघटनीय अभिक्रिया। अब अपघटनीय अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से है उसको जो है हम एक ही झटके में अभी याद कर लेते हैं। देखिए, 3 अपघटनीय अभिक्रिया ऐसे है कि पहली है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। देखिए, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होगा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। दूसरी है ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होगा, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित की जाएगी। और तीसरी है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होगा, जिसमें प्रकाश से जो है अपघटन होगा। ठीक है, एक एक को हम समझते हैं। देखिए, ऐसी अपघटन अभिक्रिया, देखिए विद्युत अपघटन को समझिए तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें विद्युत तारा प्रवाहित क्या किया जाता है, जिसमें विद्युत तारा प्रवाहित करके अपघटन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। सिंपल सी बात है ना, यहाँ तक तो जो है सेम ही है। इसके बाद आपको बस ये याद रखना है कि विद्युत तारा प्रवाहित करके अपघटन किया जाता है। दूसरा है ऊष्मीय अपघटन। अभी ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, देखिए ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रवाहित करके अपघटन किया जाता है। सिंपल है ना, आपको सब आसानी से मुंह जुबानी याद हो जाएगी कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है या ऊष्मा प्रवाहित करके अपघटन किया जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तीसरा है आपका प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में क्या होगा, देखिए ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा अपघटन किया जाता है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं प्रकाश जो है वो आता होगा जिससे जो है अपघटन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय, इनके नाम से याद रखा है। विद्युत मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऊष्मीय अपघटन मतलब ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, प्रकाशीय अपघटन मतलब प्रकाशीय ऊर्जा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, अब विद्युत अपघटन का उदाहरण जो है ना हम ले तो सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपका सोडियम क्लोराइड है ना, जो आपका नमक है ना, उसको जो है उसमें आप क्या करो, विद्युत धारा प्रवाहित करो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं विद्युत
धारा। जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो ना तो ये 2 आयनों में टूट जाता है Na+ और Cl-। ये जो है आपके उष्मीय विद्युत अपघटन का उदाहरण है। विद्युत अपघटन का उदाहरण जो है सिंपल सा लिख सकते हो कि नमक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब नमक वाले पानी में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नमक जो है वो सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाता है। यह है आपका विद्युत अपघटन का उदाहरण। इसके बाद उष्मीय अपघटन का उदाहरण हम लेना तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, ऊष्मा। तो जब अब इसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका हो जाता है, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड हो गया। तो ये जो है आपके उष्मीय अपघटन का उदाहरण है। उष्मीय अपघटन में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें हम ऊष्मा प्रवाहित करेंगे जिससे यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। इससे अभिक्रिया को संतुलित है। देखिए कैल्शियम यहाँ पर भी एक, कैल्शियम यहाँ पर भी एक, का ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और कार्बन यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। ठीक है, यह है आपके उष्मीय अपघटन का उदाहरण। अब प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण समझे ना, तो देखिए होता क्या है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है ना, HBr, इसमें इसको जो हम क्या करते हैं प्रकाश में रखते हैं। ठीक है, मतलब जो सनलाइट होते हैं ना, प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश, या फिर प्रकाश को हम साइंस की भाषा में कहते हैं hν। hν जो है वो ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इस ऊर्जा, ये प्रकाश जो द्वारा आपतित ऊर्जा होती है, इसलिए हम इसे hν कहते हैं। hν एक ऊर्जा का फॉर्मूला है, तो इससे हम इस तरीके से लिखते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि यह H2 और Br2 में टूट जाता है। इस यहाँ पर जो है आप लिख लो 2। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब आप प्रकाश की उपस्थिति में रखते हो तो यह हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो यह है आपका अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 अपघटित होकर या टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उन्हें अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। विद्युत अपघटन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटन किया जाएगा, उष्मीय अपघटन जिसमें ऊष्मा प्रवाहित करके अपघटन किया जाएगा, और प्रकाशीय अपघटन जिसमें प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित करके जो है वो अपघटन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह है आपकी अपघटनीय अभिक्रिया। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र मतलब फटाफट, फास्ट से होने वाली, तो ऐसी अभिक्रिया जो फटाफट होगी, तीव्र गति से होगी, उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। और मंद अभिक्रिया कौन सी होगी, ऐसी अभिक्रिया जो धीमे होगी। धीमे मतलब कितने धीमे, उनको जो है 1 दिन, 1 साल और कई साल तक जो है वो लग सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो उनको जो है उनके बारे में कैसे लिखना है उसको भी जो है हम एक बार देख लेते हैं। देखिए साथियों, तो अब हमारा टॉपिक है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। अब ये मंद और तीव्र अभिक्रिया वैसे तो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए मंद अभिक्रिया क्या होती है, जिसको पूरा होने में कई घंटे, कई दिन, कई साल और कई मतलब वर्षों तक जो है लग सकते हैं, उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ही अत्यंत तेजी से कुछ ही सेकंडों में, सेकंड भी ना बोल सकते हम, मिली सेकंड बोल सकते हैं, कुछ ही मिली सेकंड में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए जैसे कि हम जैसे देखिए हम तीव्र अभिक्रिया, तो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं जो है वो अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत तेजी से संपन्न होती है उन्हें हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो है होते क्या है कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है, सामान्यतः ये जो है वो अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया होती है। जितनी भी आयनिक अभिक्रिया होती है ना, उन्हें जो है हम क्या बोलते हैं, वो जो अभिक्रिया होती है वो तीव्र अभिक्रिया होती है, बहुत ही तेजी से होती है। इसका एग्जाम्पल जो है ना आपको पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम्पल याद रखोगे, प्रबल क्षार, क्या रखोगे, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं ना तो वो अत्यंत तेजी से कुछ ही मिली सेकेंड में हो जाती है। जैसे कि हम प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल ले तो HCl + NaOH। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो प्रबल क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl वो प्रबल अम्ल है। तो इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराते हैं ना तो आपका देखिए
NaCl प्लस H2O जो है बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी आयनिक है, आयन के रूप में है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी आयनिक है, ठीक है, आयनिक यौगिक है, दोनों आयनिक यौगिक है। तो इनकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं, जब हम दोनों अभिकारकों को हम मिलाते हैं ना, तो जो है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन ये ऐसी जो अभिक्रिया होती है ना, वो बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तेज गति से होती है, ठीक है। तो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें, इसमें एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर आपको 12th में जो है ना, शायद 11th हम कहें या 12th कहें, 12th में जो है आपको लगभग इसके मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक तरीके से पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर, ठीक है। एक चैप्टर में जो है लगभग आपका, आप ऐसा कह लो कि यदि आपका 10 दिन का चैप्टर है ना, तो 5 दिन तो आपको इस अर्ध आयु काल को ही पढ़ना है। ये इतना बड़ा टॉपिक है, आपके फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, 11th और 12th में, ठीक है। तो जो है आप इसको थोड़ा सा है, तो यहाँ पे परिभाषा है, लेकिन इसको आप याद रखिए। क्या देखिए कि अभिकारक, पहले तक क्या है आपका टॉपिक, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल को हम कैसे लिखते हैं, टी लग के इसे नीचे लिखते हैं हाफ, ठीक है। टी मतलब टाइम और हाफ का मतलब आधा। तो आधा, देखिए अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब आप एज बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं, और ये काल मतलब समय, ठीक है। तो अर्ध आयु काल जो है वो क्या होता है, इसे समझते हैं। अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। यह बात आप समझिए। क्या बोला है कि अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय जो है वो उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। जैसे कि हम बात करें इसी अभिक्रिया की, ठीक है। तो आप मान लीजिए, एक बार मान लीजिए कि यह अभिक्रिया जो है वो 10 मिनट में होती है। कितने मिनट में, 10 मिनट में होती है, ठीक है। तो जो है ना, अब जो है ना आपको ये पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में आपने जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है आपका, ऐसा मान लीजिए कि 10 ग्राम लिया, आप ऐसा मान लीजिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी जो है आपने कितना लिया है, 10 ग्राम, ये जो है आपने लिया है। तब जो है ना आपको स्टार्ट में तो ये बना नहीं है, तो जो तब जो है ना आपको ये पूछा जाएगा कि इनकी आधी मात्रा, जैसे कि 5 ग्राम जो है ना, और यहाँ पे भी 5 ग्राम, तो इनको 5 ग्राम होने में कितना समय लगा है, 5 ग्राम होने में जितना समय लगेगा ना, वो इसका क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। जैसे कि देखिए 10 ग्राम ये भी है और 10 ग्राम ये भी, इनको जो है ना आपका पूरा 10-10 ग्राम यहाँ पर होने में, 10-10 ग्राम यहाँ पर जो होने में कितना समय लगता है, 10 मिनट लगता है। तो इनको 5-5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, मतलब ऐसा समझे ना, सिंपल सी बात कि जो आपने अभिकारक लिए है ना, उनको आधी मात्रा होने में कितना समय लगता है, वो आपका अर्ध आयु काल कहलाता है। बस आपको तो यहाँ पर डेफिनेशन ही याद करनी है। बाकी यदि आप 11th 12th में साइंस लेते हो तब जो है वहाँ पर इसको पढ़ना है अच्छे से डीपली, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय जो है वो क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। जैसे कि यदि कोई अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हो रही है, तो जो है ना उस अभिकारक के आधे भाग जो है ना, उस अभिक्रिया का आधा जो है वो कितने समय में होगा, मान लो 5 मिनट में हो रहा है, इसका मतलब उस अभिक्रिया का जो 5 मिनट है वो क्या है, अर्ध आयु काल कितना है, 5 मिनट है, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात है, इसको जो आप याद रखो, बाकी जो इसमें इतना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या है, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया जो है ना क्या होती है, इसको समझिए, समझा चुका हूँ मैं। क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे पूरा होने में कई घंटे, कई दिन या फिर कई साल भी जो है वो लग जाता है, इन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि कई घंटे तो जो है वो हमें समझ में आता है, ठीक है, कि कई घंटे जो है वो हो सकता है, कई दिन जो है ना, एक बार मान लिया कि 2-3 दिन हो सकते हैं, लेकिन कई साल, ऐसा कौन सी अभिक्रिया होगी जो कई सालों में कंप्लीट होती है। तो मैं आपको बता लूँ कि बहुत सी अपघटनीय अभिक्रिया होती है ना, जैसे कि आप किसी का जो है ना, जैसे कोई आप ऐसा समझिए कि कोई बॉडी है, ठीक है। अब उस बॉडी को जो है ना आप ज़मीन के अंदर गाड़ देते हो ना, तो उसका अपघटन होने में, मतलब उसको पूरा ज़मीन के अंदर विकलित होने में कई सालों लगते हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे यौगिक होते हैं जो ज़मीन के अंदर गाड़ लेते हैं, या फिर उन अभिक्रिया को होने में जो है ना वो बहुत ही सालों लगते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी घटना का होना वो क्या अभिक्रिया ही तो है ना, केमिस्ट्री में वो अभिक्रिया ही है। तो जो है ना कई सालों तक होने वाली अभिक्रिया भी होती है, तो उन्हें हम कहते हैं मंद अभिक्रिया, मतलब धीरे धीरे चलती है। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसे पूरा होने में कई दिन, कई साल
काल या फिर कई घंटे लग जाते हैं उन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, यदि आपको पूछ लेना तो आप लिख सकते हो कि किसी बॉडी का अपघटित होना। ठीक है, ये जो है आपको पूछेगा नहीं, बाकी जो है आप अपने दिमाग में रखना। तो ये है आपकी तीव्र अभिक्रिया, अर्धआयुकाल और मंद अभिक्रिया। ये जो है आपको पूछ सकता है, इसको जो आप याद रखिए कि अर्धआयुकाल जो है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा टॉपिक है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि जो ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होगी। ठीक है, मतलब सीधे चलेगी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलेगी नहीं, सिर्फ एक ही दिशा में अभिक्रिया होगी, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होगी, जितना आगे भी जाएगी और पीछे भी आएगी, आगे भी जाएगी और पीछे भी आएगी, ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, किस तरीके से जो है इनको लिखा जाता है, वो भी जो है अब हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ते हैं। देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देखें ना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके जो है वो उत्पाद बनाते हैं। मतलब एक बार उत्पाद बन गया, उसके बाद वापस अभिकारक बन नहीं सकता है। इसका सीधे सीधा मतलब यह निकलता है कि यह अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो सिर्फ एक ही दिशा में होती है। जितने भी हम अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, जो इस तीर के निशान से लगाई जाती है, उन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, वापस एक बार देखते हैं। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है ना वो आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं सिर्फ एक ही दिशा में चलती है और उसे इस तरीके के तीर से जो है वो दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन को जो है इससे जो क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो वापिस जो है ना ऐसे दूसरी दिशा में जो है विपरीत दिशा में पास अभिक्रिया यह नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, तो यहाँ से जो है ना MgO मिल जाएगा, आपको 2MgO मिल जाएगा। तो ये भी जो है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब यह सिर्फ एक ही दिशा में होगी, वापस विपरीत दिशा में जो है यह अभिक्रिया होने वाली है नहीं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो सिंपल सी है, आपको जो है ये याद कर लेने की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसी समय, ठीक उसी समय जिस समय उत्पाद बनाया ना, जैसे उत्पाद बनाया वो उत्पाद जो है वो उत्पाद भी आपस में क्रिया करके उसी समय अभिकारक वापस अभिकारक जो है बना लेते हैं। इससे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल ले, जैसे कि देखिए A प्लस B, ये दो अभिकारक है, इन दोनों ने क्रिया करके जो है ना क्या बनाया? C प्लस D। ये जो है दो उत्पाद बना लिए इन्होंने क्रिया करके, लेकिन जैसे ये C और D बने थे वैसे ही जो है ना इन C और D ने जो है ना अभिक्रिया वापस की और उन्होंने वापस जो है वो A और B बना लिए। मतलब यह अभिक्रिया जो है वो दोनों दिशा में हुई है। ठीक है ना, जिस तरीके से आगे हुई ठीक उसी तरीके से पीछे भी हुई। और A और B जब मिलकर C D बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं अग्रणी अभिक्रिया। यह मतलब जो है वो आगे की दिशा में चली। और जब ये C और D बने गए ना उत्पाद, अब इन उत्पादों ने भी जो है आपस में क्रिया की और इन्होंने क्रिया करके जो है वापस क्या बना ली? पीछे की दिशा में इन्होंने क्रिया की और यह आपकी पश्च अभिक्रिया होगी और पश्च अभिक्रिया करके जो है इन्होंने A प्लस B वापस बना लिए। मतलब कुल मिला के जो है इसमें किस तरीके से होता है, A प्लस B आपस में क्रिया करेंगे तो एक बार जो है इन्होंने C प्लस D बना लिया। अब जो है ना वापस ये C और D क्रिया करके जो है एक बार वापस A B बना लेंगे। मतलब यह अभिक्रिया जो है वो दोनों दिशाओं में चलेगी, कोई भी एक दिशा इसकी फिक्स होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनना। ठीक है, NH3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ले लेते 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा, तो 2 और 6 जो है आपके हो गए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो क्रिया करके आपस में जो है ना क्या बना लेंगे? अमोनिया। अब ये जो अमोनिया बनने की जो प्रोसेस है ना वो किस तरीके से चलती है? जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, वैसे अमोनिया वापस क्रिया करके जो है वो क्या बना लेता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस बना लेता है। मतलब यह अभिक्रिया जो है वो दोनों दिशाओं में चल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में हो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ये आपको परिभाषा सूट हो तो ये लिखिए, या फिर आप इस तरीके से लिखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और ठीक उसी समय उत्पाद भी क्रिया करके अभिकारक बनाते हैं, अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, इससे हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी सेम है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है ये भी आपकी सिंपल है, तो आप जो है आराम से इनको याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो है आपका थोड़ा बहुत समझाने का है और अब जो है आपका
थोड़ा याद करने का चल रहा है, थोड़ा बहुत समझना है, दिमाग में याद रखना है कि उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशा में होगी और अनुत्क्रम मतलब नहीं। इसका मतलब जो है अनुत्क्रमणीय का मतलब सिर्फ एक ही दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपको इनको याद रख सकते हो। अब इसके बाद जो है ना, अब आपके समझने वाला टॉपिक आ गया है जो कि कौन सा है, अपचयन और उपचयन। ठीक है, मतलब इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं या अब कह सकते हैं अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसे हम अपचयन और उपचयन भी कहते हैं। ये क्या है, किस तरीके से आपके इसको याद करना है पहली बात, और किस तरीके से इसके ऊपर जो प्रश्न आते हैं उनको हल किया जाता है, उनके बारे में जो है हम अब जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो चलिए साथियों, अब हम ऑक्सीकरण व अपचयन को समझते हैं कि ऑक्सीकरण व अपचयन होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण व अपचयन को समझने के लिए अलग अलग जो है वो आधार बनाए गए। जैसे कि कई बार जो है आधार बनाया ऑक्सीजन को, कई बार आधार बनाया हाइड्रोजन को, कई बार जो है विद्युत ऋणी तत्व को आधार बनाया, कई बार विद्युत धनी तत्व को बनाया, और उसके बाद लास्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो आधार बनाया। तो इन सब को जो है वह आधार बनाकर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाया गया। अब इन सब को जो है हम अलग अलग समझने जाएंगे ना, तो हमें जो है वो याद होने का है नहीं, मतलब समझ में आ जाएगा लेकिन याद जो है हमें नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि जैसे कि ऑक्सीजन के आधार पर जो है वो ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा क्या होती है, ये समझाइए। साथ साथ ये भी कई बार जो है पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है, ये समझाइए। इसके साथ विद्युत ऋणी तत्वों या विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन जो है वो क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, तो इस पूरे को याद रखने के लिए जो है ना, मैंने आपके लिए एक सारणी बनाई है। इस सारणी को जो है आपको उतारना है और इस सारणी को जो है हम समझते हैं। इस सारणी से जो है आपको पूरा जो है पूरा जो आपको ऑक्सीकरण व अपचयन का कंसेप्ट इन पूरे ई में ABCD और E, ठीक है, इन सब में जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका विस्तृत रूप से जो है एकदम विस्तार से जो है मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे। सभी जो इस चैप्टर के वीडियो उस सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे नोट्स है, आप जाकर देख सकते हो। तो उसमें जो है अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि इनको जो है साथ साथ समझने के साथ साथ इनको याद कैसे रखना, वो जो है हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कंसेप्ट आया ऑक्सीकरण व अपचयन के लिए कि ऑक्सीजन के आधार पर हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण व अपचयन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये आया कि ऑक्सीकरण व अपचयन होता क्या है। इसके लिए हमने आधार किसको बनाया, ऑक्सीजन को, वो मतलब ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बोला गया कि यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है ना, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे कि हम बात करें कार्बन की। ठीक है, अब ये कार्बन है और इसमें जो है हमने क्या जोड़ लिया, ऑक्सीजन। तो इसमें हुआ क्या, देखिए कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पर योग हो गया। ठीक है, पहले कार्बन अकेला था, अब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है। इसका मतलब इस यहाँ पर इस कार्बन का जो है ना क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, आपको जो बात समझ में आ रही होगी। तो ऑक्सीजन के आधार पर जो है वो ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, अब ये अपचयन क्या होगा, देखिए दोस्तों, अपचयन ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा। अब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है तो अपचयन में ऑक्सीजन का जो है वो क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया है, KClO3। ठीक है, इसके आगे 2 लिखा है, वो संतुलित करने के लिए लिखा है क्या है, KClO3। अब यहाँ पर जो है देखिए O 3 थे, लेकिन जब ये अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर जो है वो O बिल्कुल ही निकल गए। मतलब KCl में पहले 3 O थे, अब एक भी O नहीं है, मतलब यहाँ पर KCl से O का निष्कासन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर KCl का जो है वो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है याद रखना है, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीजन का हटना जो है वो अपचयन कहलाएगा। अब इसको जो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण सेम है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकरण में जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। दूसरा है आपका हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के आधार पर जो है ना ऑक्सीकरण क्या होगा कि हाइड्रोजन जब निकलेगा ना, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, H2S है। ठीक है, अब H2S है और प्लस में O2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए पहले था H2S, अब यहाँ पर जो है क्या बन गया, H2O + 2S। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस S की बात करें, सल्फर की बात करें ना, तो पहले इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। लेकिन अब इस सल्फर के साथ जो है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इस सल्फर से हाइड्रोजन का निष्कासन
निष्कासन हो गया, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, इसका मतलब यहाँ पर सल्फर का जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। बात जो आपको समझ में आई होगी ना। आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर सल्फर का जो है वो क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कि सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, ठीक है। और अपचन में आ जाओ तो अपचन में जो है इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि हाइड्रोजन का योग, ठीक है। यदि किसी पदार्थ में या किसी यौगिक में, जैसे कि C2H4 है जिसे हम एथिन कहते हैं, इथिन कहते हैं, इसमें हमने जो है वो हाइड्रोजन का यदि योग कर लिया तो यहाँ पर देखिए पहले कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, अब कार्बन के साथ जो है 6 हाइड्रोजन हो गए, मतलब हाइड्रोजन में क्या हो गई है, विरोधी। अब हाइड्रोजन में विरोधी हो गई है मतलब हाइड्रोजन का योग हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन का योग होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, इस एथिन का जो है C2H4 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है। इसको भी जो है आपको इस तरीके से याद रखना है। ये जो आपको 2 चीज समझ में आ गई। तीसरा हम लेते हैं विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। कौन सा है? विद्युत धनी। विद्युत धनी मतलब जिसके ऊपर धनावेश होगा, ठीक है। विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, जब विद्युत धनी आप समझते हो जैसे जितनी भी धातु होती है ना, एक याद रखिए जितनी भी धातु होती है ना वो सभी क्या होती है, विद्युत धनी, ठीक है। जो कोई भी धातु आपको दिख जाए आप समझ लीजिए कि वो क्या है, विद्युत धनी है। जैसे कि देखिए अब विद्युत धनी तत्व के आधार पर हम देखें ना तो यदि किसी पदार्थ में से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो जाए ना तो हम समझेंगे कि उसका जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है वो Ki है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ प्लस में क्या है, क्लोरीन है। अब हुआ क्या कि इस आयोडीन, पहले तो देखिए आयोडीन के साथ K था, अब जो है ना आयोडीन के साथ K जो है वो हट गया, आयोडीन से K हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आयोडीन के साथ K था, आयोडीन के साथ धातु थी मतलब धनायन था, अब जो है ये धनायन जो धातु है वो हट गई। इसका मतलब इस आयोडीन का जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या है कि विद्युत धनी तत्व के आधार पर यदि विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है किसी पदार्थ से तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो है वो ऑक्सीकरण हुआ है। इसको देखिए दोस्तों आप याद रखोगे ना, इससे जो है आपको याद होने वाला है। बाकी अलग अलग याद करने जाओगे तो आप जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, इससे जो है आप याद कर सकते हो। इसमें जो है मैं आपको ट्रिक भी दूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत याद आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसका उल्टा अपचयन में, तो विद्युत धनी तत्व का यहाँ पर निष्कासन हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत धनी तत्व का योग मतलब जुड़ जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, इसका मतलब ये विद्युत धनी है। अब क्लोरीन में ये मैग्नीशियम जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, MgCl2। पहले क्लोरीन थी अकेली, अब इस क्लोरीन में मैग्नीशियम धातु जुड़ गई, मतलब यहाँ पर जो है वो हुआ क्या कि क्लोरीन जो है इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया है, ठीक है। ये जो है आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका बाद हम बात करें विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। पहले विद्युत धनी पड़ा, अब विद्युत ऋणी, ठीक है। तो इसके आधार पर कैसा होगा कि देखिए विद्युत ऋणी तत्व का जो है ना संयोग हो जाएगा ना, यदि किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो जाएगा तो हम समझेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या हो गया है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम थी और ये है क्लोरीन, ठीक है। जितनी भी अधातुएं होती है ना वो जो है अधातु और लगभग जो है आपकी कौन सी उपधातु, ठीक है। तो जितनी भी अधातु होती है वो आपकी क्या हो जाती है, विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, ठीक है। तो यह है आपका मैग्नीशियम, यह है आपका धातु, यह है आपकी अधातु। तो इस मैग्नीशियम में पहले अकेला था, अब यह अधातु जुड़ गई। इसका मतलब यदि कोई अधातु जुड़ जाती है मतलब विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का जो है वो क्या हुआ है, अब ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, मतलब विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर विद्युत ऋणी तत्व यदि जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। और इसका उल्टा अपचयन में क्या होगा कि विद्युत ऋणी तत्व जो है यदि निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका अपचयन। जैसे कि देखिए पहले क्या था, FeCl3 था, ठीक है, मतलब आपका फेरस क्लोराइड था, इसमें H+H2 था। अब पहले F के साथ 3 क्लोरीन थे, अब Fe के साथ जो है कितने क्लोरीन बच गए, 2 क्लोरीन, ठीक है। अब 2 क्लोरीन हो गए ना, अब यहाँ पर जो है क्या हो गया कि क्लोरीन जो है मतलब विद्युत ऋणी तत्व 3 थे, अब 2 हो गए, मतलब विद्युत ऋणी तत्व का क्या हुआ, निष्कासन। अब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर जो है क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इनको याद रखना है। लास्ट में है इलेक्ट्रॉन। लास्ट में कौन सा है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो यदि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, इलेक्ट्रॉन यदि त्यागेगा तो क्या होगा, आपका इसमें ऑक्सीकरण होगा। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे, जैसे कि यहाँ देखिए सोडियम की संयुक्ता कितनी होती है, 11, मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। मतलब सोडियम में 11 जो परमाणु प्रोटॉन है तो 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन थे,
अब क्या कर दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, देखिए ये दे दिया, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो यहाँ पर जो है एक कम पड़े, इसलिए यहाँ पे जो इसने दिया है ना, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस का अपना निशान लगा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है मतलब त्यागता है ना, या फिर निष्कासन होता है इलेक्ट्रॉन का, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए पहले एफ भी कितना था, +2 था, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितना, एक और बढ़ जाएगा, मतलब +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, Fe+2 का, ठीक है। आप यहाँ पर Fe नहीं बोलोगे, आप बोलोगे Fe+2 का, ठीक है। इसी तरीके से इसका उल्टा ऑप्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ेगा, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो कोई भी परमाणु है या तत्व है उसका ऑप्शन हुआ है। जैसे कि देखिए पहले क्लोरीन अकेला था, ठीक है। अब क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब इसमें जो है स्टेबल होने के लिए जो है इसने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो उसके ऊपर एक जो है वो क्या आ गया, उधार आ गया, मतलब माइनस आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे MgO4 था, इसके ऊपर एक माइनस था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से उधार लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 उधार में 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। अब जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि अपचयन हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है आपको ये पहले तो समझना है। अब हम बात करें कि याद कैसे रखना। देखिए आपको जो है ना बोल लिया कि ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाइए ऑक्सीजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन के आधार पर देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण में योग होगा, एक ही है तो योग होगा, अलग अलग है तो योग नहीं होगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये ऑक्सीकरण याद रखिए, अपचयन जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण कैसे याद रखोगे, ऑक्सीजन के आधार पर तो योग होगा, ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब हाइड्रोजन को जो है ना आपको एक बार मार्क कर लो, हाइड्रोजन जो है थोड़ा अलग है, मतलब इसको जो है हम समझेंगे। इसके बाद आप देखिए विद्युत धनी तत्व। अब विद्युत धनी तत्व सिर्फ एक का याद रखिए, विद्युत धनी तत्व में ऑक्सीकरण में क्या होगा, विद्युत धनी तत्व हटेगा, ठीक है। अब विद्युत धनी तत्व हटेगा मतलब निष्कासन होगा, तो विद्युत ऋणी तत्व का क्या होगा, योग, ठीक है। मतलब आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको ऑक्सीजन तो याद हो ही जाएगा, इसके अलावा ये तो हो गया, मतलब आपको ऑक्सीजन तो हो गया काम। इसके अलावा आपको याद रखना है या तो विद्युत धनी रखो या फिर विद्युत ऋणी रखो। मान लो आपने विद्युत धनी रख लिया याद, और विद्युत धनी याद रख लिया, क्या याद रखा है कि विद्युत धनी का ऑक्सीकरण में जो है वो क्या होगा, निष्कासन होगा। अब विद्युत धनी का ऑक्सीजन में निष्कासन होगा, इसका मतलब विद्युत ऋणी का जो है वो ऑक्सीकरण में क्या होगा, संयोग होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको याद हो गए। इसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण में क्या होता है, निष्कासन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आप याद रख लो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको याद हो ही गया होगा। तो अब बस ऑक्सीजन को यदि ऑक्सीकरण का आपने यदि याद रख लिया ना, तो इसका उल्टा तो जो है आपका अपचयन है। तो ऑक्सीकरण यदि याद हो गया तो अपचयन तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको इस तरीके के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो है आप आराम से इनको बना सकते हो, आराम से इनको जो है वो लिख सकते हो। और वैसे आपको अच्छे से मैंने नोट्स बना लिए हैं आपके लिए, और इस वीडियो के जो नोट्स है इस चैप्टर के, वो इस चैप्टर के जो वीडियो है उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो जो है आप जाकर उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक ठोक लीजिए, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।